एपिसोड नंबर 11 टू 20। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना, प्रथा या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे ऑडियो नोवेल एफएम चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शौर्य खाना खा के अपने कमरे में आया। वह बालकनी में खड़ा शर्ट उतार के वही रखी चेयर पर फेंकते हुए खुद के खुले सीने पर हाथ रख जो अभी भी धड़क रहा था। वहां आती ठंडी हवाएं भी उसको सुकून न पहुंचा पाए। जो शौर्य जिसे देख दुनिया कांप जाती है, उसके नाम से ही तो उसका खौफ फैला हुआ था। माफिया में होने के बाद वह उसने अपनी खुद की सरकार बनाई है। खुद ही ने अपने आप को इस रास्ते पर झोंका है। उसने नहीं, उसको कोई मलाल है कि वो माफिया में है। बस बहुत सारा पैसा कमाना है उसे, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आज उसको माफिया वर्ल्ड में सरकार के नाम से जानते हैं। वह उसको किसी ने नहीं देखा, पर सरकार की दहशत हर जगह फैली हुई थी। शौर्य जब 15 साल का था तब उसने इस दलदल में कदम रखा और उसी दौरान उसके लाइफ में एक लड़की आई जिसे वो प्यार करने लगा था। महज 15 साल की उम्र में उसको प्यार हो गया था। उसका पहला प्यार जिसने उसको तबाह कर दिया, वजह थी पैसा। उस लड़की के जाने के बाद शौर्य ने खुद को इतना बदल दिया कि अब उसको हर रिश्ते से नफरत हो गई। उसने अपने परिवार को खुद से अलग कर दिया और बन गया माफिया की सरकार। शौर्य खुद से, ये क्या हो रहा है, क्यों एक बच्ची की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, वो भी सिर्फ 20-21 साल की लड़की। शौर्य मलिक, लड़कियों की कमी नहीं है तेरे पास। पर ये दिल उस लड़की को देख, अभी तो सिर्फ उसका नाम लूँ तो भी ऐसे धड़क रहा है जिसे अभी मेरी सांसें रोक लेगा। नहीं शौर्य, प्यार नहीं, तू बस पैसा कमा। किसी के प्यार की जरूरत नहीं है तुझे। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते सब दिखावा हैं। जिसके पास पैसा उसकी पावर। तेरी पावर ही तेरा प्यार है, उस पे ध्यान दे। अदिति के सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकता है और बेड पर जाके सोने की कोशिश करता है, पर उसका दिल आज बगावत कर रहा था। आंखें बंद होते हैं उसको अदिति नजर आती। शौर्य इससे बुरी तरह चिढ़ गया था और बेड पर बैठ गया। ये लड़की मेरे दिमाग से जाती क्यों नहीं? नहीं, अगर ये मेरी कमजोरी बन गई तो वैसे भी बहुत मासूम है वो। मेरे लिए नहीं बनी शायद, जो मेरे गुस्से से खुद ही मर जाएगी। राज सही कह रहा था, वो बच्ची है। मैं उसे अपना खिलौना नहीं बनाना चाहता, पर मैं उससे खुद से दूर भी तो नहीं कर पा रहा। आसे अपने बाल नोच अदिति। एसएस क्यों दिखी मुझे तुम? क्यों मेरी नज़रें तुम्हें हमेशा खुद के पास रखना चाहती हैं? क्यों धड़क रहा है ये दिल तेरे लिए? मुझे नफरत है प्यार से। मैं खुद से दूर करूं यही सही है। तुम बहुत अलग हो और बिल्कुल छोटे, न कहा वैसे ही एंजल हो, पर मैं डेविल हूँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। कमाल की बात है, कल तक मैं किसी लड़की के पास जाने पर इतना नहीं सोचता था, आज किसी अनजान लड़की की फिक्र कर रहा हूँ। कोई रिश्ता ना होके भी एक सुकून सा मिलता है तुझे पास देखकर, जिस दिल में जैसे जान भर आए हो। सर झटक, क्या सोच रहा है शौर्य? बस कर, मत सोच उसके बारे में, छोड़ दे उसके ख्याल, बस खुद पर फोकस कर। तुझे और आगे जाना है, और इस दलदल में तेरे हाथ इतने गंदे हो गए हो, उस अदिति को छू के तू उसको भी बाकी लड़कियों में शामिल कर देगा। दूर रहना होगा इस लड़की से, मेरा दिमाग काबू कर रही है वो। पाउटिंग 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 पाउटिंग, गुस्से में सोने की कोशिश करता है पर उसको नींद ही नहीं आती। अदिति की मासूमियत उसके दिल दिमाग पे हावी हो रही थी, जिसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहली बार अदिति को देख वो उसे पाना चाहता था, पर अदिति की मासूमियत ने उसके इरादों को रोक लिया था। वही अदिति के घर में वो अपने माँ के पास सो रही थी। उसकी माँ को खाना खिलाकर उसने दवाई दी। अभी बुखार नहीं था उसकी माँ को, पर दवाई से गहरी नींद में चली गई थी। पर अदिति अभी भी जाग रही थी। उसको बार बार शौर्य का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था, जिसे उसके कान, नाक, गाल रेड हो रहे थे। शर्म भरी मुस्कान के साथ वो अपनी जगह से उठी और बाहर आके दरवाजा खोल वही चौखट पर बैठ गई और ऊपर चांद को देखने लगी। उस चांद में उसे शौर्य नजर आ रहा था। अदिति, आपको पता है चंदा मामा सर बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं नहीं, आपसे भी ज्यादा। स्माइल स्माइल स्माइल, पर जब गुस्से में बात करते हैं तो उनसे डर लगता है। आज तक माँ की बिना किसी ने अपने हाथ से नहीं खिलाया। वो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह लगे मुझे, जो मुझे मेरा खाना खिला रहे थे। सर बहुत अच्छे हैं, पर वो श्वेता दीदी बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। वो मुझे पसंद नहीं करती। शायद मैं गरीब हूं ना इसलिए, पर मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि भले गरीब हूं पर अपनी माँ से मेहनत करना सीखा है मैंने, और आज से काम पर जाके मैंने बहुत मेहनत की। चंदा मामा, बस वो दीदी गुस्से में मेरी पगार ना काटे। माँ को बड़े अस्पताल लेकर जाना है, उनका इलाज करना है, जिसके लिए बहुत पैसे लगेंगे।
कुसुम दीदी ने कहा है कि सर मेरे काम से खुश हो गए तो मुझे पगार बढ़ा के देंगे। देखना मैं बहुत मेहनत करूंगी। स्माइल स्माइल स्माइल। अपनी माँ का अच्छे से इलाज करूंगी, फिर वो ठीक हो जाएगी पहले की तरह। स्माइल स्माइल स्माइल। कुछ देर वहां बैठने के बाद उठ के दरवाजा बंद कर अंदर जाके अपनी माँ के पास सो जाती हैं। अगले दिन सुबह कुसुम के साथ शौर्य के घर आती हैं तो शौर्य पहले ही जा चुका था, सिर्फ राज वहां बैठा नाश्ता कर रहा था। लगभग उसका नाश्ता हो चुका था। श्वेता वहां कहीं नहीं थी, पर अदिति की नजरें तो शौर्य को ढूंढ रही थी जो उसको कहीं नहीं दिखा। अदिति का मुंह उतर गया। राज हाय अपनी जगह से उठ। गुड मॉर्निंग। स्माइल। कुसुम अदिति का हाथ पकड़ अंदर जाते हुए, गुड मॉर्निंग सर एसएस। राज बस कुसुम का एटीट्यूड देखता रह जाता है। यार इस बंदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे फ्री का एटीट्यूड क्यों दिखाती हैं, मुंह बनाए मन में कहता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम पारुल था, जो कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और फिलहाल राज की गर्लफ्रेंड। पारुल राज की बाह पकड़ जिसे राज उस तरफ देखता है। कुसुम जो आगे बढ़ गई थी, लड़की की आवाज सुन पीछे पलट के देखती है। पता नहीं क्यों उसको राज का किसी और लड़की के साथ देखना पसंद नहीं आया। उसका मुंह बन गया। बेबी तुम कहाँ हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, कब से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। राज एक नज़र कुसुम को देख अपना हाथ छुड़वा के चलो चलते हैं। राज को पारुल का यहाँ आना पसंद नहीं आया। खुद नहीं जान पाया कि पारुल के साथ होते हुए भी उसकी नज़रें कुसुम पर थी। वही कुसुम वहां आके डाइनिंग टेबल पर पड़े बर्तन उठाने लगती हैं। अदिति बस वहां खड़ी उस लड़की को देख रही थी। क्योंकि पारुल ने बहुत छोटी रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, साथ ही मेकअप किए वो खूबसूरत भी लग रही थी। उसके पैर में हाई हील थी जो बहुत बड़ी थी, हाथों में डायमंड का ब्रेसलेट जो चमक रहा था। अदिति दीदी। पारुल उसको घुर के देखती है क्योंकि अदिति उसके पास आके खड़ी थी और पलके धीरे धीरे झपका के उसको देख रही थी। दीदी आप इतना सफ़ेद कैसे हो गई, मतलब आप कौन सा पाउडर लगाई, फ्लश्ड आपके ओठ इतने लाल कैसे हैं, क्या ये खून है। डार्क लिपस्टिक को देख जो पारुल ने लगाई थी। अदिति के लिए ये सब नया था, उसने कभी किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं किया, यहाँ तक कि उसको लिपस्टिक के बारे में भी पता नहीं था। पारुल हाउ डेयर यू, तुमने मुझे दीदी कैसे बुलाया, मैडम कहो समझी, और तुम क्या अनपढ़ हो, तुम्हें नहीं पता मैंने लिपस्टिक लगाई है, बेवकूफ़। राज पारुल उसने बस तुमसे पूछा था, उसको बेवकूफ़ बुलाने का हक तुम्हें नहीं है, छोटी हैं वो। पारुल लेकिन नौकर हैं तो अपनी हद में रहे, ना चिपक क्यों रही हैं। मुझे ये झोपड़पट्टी वाले लोग या कैसेस बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं शौर्य इन्हें यहाँ कैसे काम पर रख लेता है, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां लेकर आती होंगी इस घर में। बेबी मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। कुसुम तो मर जाओ एसएस। पारुल को घूर के कुसुम ने धीमी आवाज में कहा था, जो सिर्फ राज ने सुना, जिसे उसने बड़ी आंखें कर कुसुम को देखा। पारुल है, यूं कुछ कहा तुमने। राज नहीं तो चलो चलते हैं, मुझे देर हो रही है। उसको अपने हाथ से खिंच के बाहर ले जाता है। बाय अदिति। अदिति कुसुम के पास जाके दी मैंने कुछ गलत बोला, वो गुस्सा हो गई ना। फ्यू मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ ना। फ्यू कुसुम तू उस जैसी चिपकली पर ध्यान मत दे, चल बहुत काम पड़े हुए हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। शाम करते हुए शाम हो जाती हैं। अब उन्हें घर जाना था। शाम 5 बजे तक ही उनकी ड्यूटी होती थी, उसके बाद वो अपने घर चली जाती थी। अदिति शाम तक शौर्य के लौटने का वेट कर रही थी पर शौर्य नहीं आया। अदिति उसको एक बार देखना चाहती थी पर शौर्य के दर्शन आज उसे नहीं हुए। वो अपने टाइम पर कुसुम के साथ अपने घर के लिए निकल शौर्य सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था। उसको एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, साथ ही वो अदिति के सामने आने से बचना चाहता था क्योंकि अदिति को सामने देख उसके जज्बात उसके खिलाफ हो जाते थे। फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाता था जिसकी उम्मीद खुद उसे नहीं होती। कल अदिति को खाना खिलाना उसमें से एक था। जो शौर्य किसी के नहीं रुकता, जो सिर्फ खुद से मतलब रखता है, एक अनजान लड़की को अपने हाथ से खाना खिलाए, ये कैसे पॉसिबल था। फिर भी शौर्य ने ये किया क्योंकि अदिति के लिए उसकी दिल में कुछ अलग एहसास उमड़ रहे थे जिन्हें वो वक्त रहते रोकना चाहता था। पर आज सुबह से वो गुस्से में ही था, खुद से लड़ रहा था। उसने आज अदिति को नहीं देखा तो उसको बेचैनी ने घेर रखा था। उसका गुस्सा बस बढ़ता ही जा रहा था जिसका खामियाजा ऑफिस स्टाफ भुगत रहा था। शौर्य अब तक 4 लोगों को कंपनी से निकाल चुका था, जिसे राज भी हैरान था। शौर्य का गुस्सा उसे पता था पर शौर्य सीधा किसी को नौकरी से नहीं निकालता था। आज उसका गुस्सा कुछ अलग ही मोड पर था जो राज के समझ के परे था। राज शौर्य के कैबिन में आके तुझे हुआ क्या है, अभी ऑफिस आए कुछ घंटे हुए हैं, तूने 4 लोगों को फायर कर दिया। शौर्य उनसे गलती हुई थी, चेहरा से सर लगा के आंखें बंद किए बैठा था। राज माइनर मिस्टेक थी वो जिन्हें सुधारा जा सकता था। शौर्य आज तक तो तूने किसी के साथ गलत नहीं किया सिवाय गलत इंसान के, हुआ क्या है, क्यों परेशान है।
शौर्य कुछ नहीं हुआ, जा जाके काम कर। राज बता ना, इतना क्यों भाव खा रहा है, 1 मिनट, कही इसकी वजह, रिम। शौर्य चेयर से उठ के अपने टेबल पर हाथ मार के राज को घुर के, जस्ट शट अप एसएस पाउटिंग। राज शौर्य एसएस रिलैक्स, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, आज तक इतने गुस्से में तूने मुझसे बात नहीं की, आज ऐसा क्या हुआ जो तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। शौर्य आंखें बंद कर खुद को शांत कराते हुए, सॉरी मैं, राज अभी जा यहाँ से प्लीज, मेरा मूड नहीं है अभी बात करने का। चलते हुए ग्लास विंडो के पास खड़े होके बाहर देखने लगता है। राज शौर्य के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रख, भाई बता दे, तेरे चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है, किसके लिए, ये पहले कभी नहीं दिखी मुझे, तो आज क्यों। शौर्य बिना उसकी तरफ देख, अदिति मेरे दिमाग पर काबू कर रही है, मेरे दिल में जगह बना रही हैं, जो मुझे किसी तमाचे की तरह लग रहा है। राज पाउटिंग पाउटिंग। राज मतलब तुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि एक छोटी बच्ची तेरे दिल में जगह बना रही है, तुझे इस बात का डर है कि तू उसके आगे हार जाएगा। शौर्य फीकी हंसी के साथ, शौर्य को हराना इतना आसान होता तो शौर्य आज सरकार नहीं होता, दुनिया में उसका डर नहीं होता, मेरी हुकूमत यहाँ नहीं होती। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। राज तो फिर प्रॉब्लम क्या है। शौर्य डर इस बात का है, अगर इस दिल में अदिति के लिए जगह बनी तो मेरी बुराई उसकी मासूमियत छीन लेगी, उसकी मुस्कान उससे दूर हो जाएगी। मैं खुद ये नहीं करना चाहता राज, आज पहली बार मैं खुद को रोक रहा हूँ किसी के करीब जाने से। और एक बात, उसको बच्ची बुला के बार बार मुझे मेरी उम्र याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी उम्र अच्छे से पता है, समझा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। राज अच्छा अच्छा सॉरी, अब बता क्या करना चाहता है, अदिति को दूर या पास, चाहता क्या है तू। शौर्य ना पास ना दूर। पाउटिंग। राज कंफ्यूज होके, एसएस ये कैसा लॉजिक है, ना पास ना दूर, फ्यू फ्यू कुछ समझ नहीं आया, जरा विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे आप, फ्यू फ्यू। शौर्य मेरे पास ही रहे फिर भी इस दिल में ना उतरे, मुझे दूर रह के भी उसको मेरे अलावा और कोई ना दिखे, यही चाहता हूँ मैं। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। राज जय शौर्य बाबा की एसएस पर मेरे बाप, मुझे अभी भी तेरी बात समझ नहीं आई, तू मुझे सीधे सीधे बात क्यों नहीं बताता, फ्यू फ्यू फ्यू। शौर्य गुस्से में अपना हाथ कांच की दीवार पर मार, आज उसे नहीं देखा मैंने, इसलिए बेचैन हो रहा हूं मैं, मुझे उसको देखना है, अभी देखना। राज का कॉलर पकड़ उसको कांच की दीवार से लगा के, उसको गुस्से से देख, मुझे अभी उसे देखना है, मुझे अदिति को देखना, अगर मुझे वो नहीं दिखी ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। राज अपने आप को छुड़वा के, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे क्यों मारेगा तू, मैंने क्या किया, तेरा दिल तेरी फीलिंग्स, खुद को माले, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहा है, फ्यू 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 सटक गया है तू, फ्यू फ्यू। शौर्य उसकी तरफ पलट के, तूने सुना मैंने क्या कहा, मुझे अदिति को देखना है अभी, एसएस पाउटिंग, जो करना है कर, मुझे उसको देखना है। पाउटिंग। राज अबे मैं क्या जीनी हूँ, जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, अभी कहाँ से लाओ उसको, वो घर में है और हम ऑफिस में, घर से ऑफिस 1 घंटे की दूरी है। दिमाग सही है तेरा, पागलों जैसी बातें कर रहा है, मैं उसको किस हक से लाऊं, चपल की मार पड़वाएगा मुझे उसकी वो कुसुम दीदी, मेरे पीछे मुझे मारने को दौड़ती है, अगर मैं गया ना मुझे कच्चा खा जाएगी वो, मुझे माफ कर दे, मुझे किसी लड़की के हाथों मरने का कोई शौक नहीं है, फ्यू फ्यू फ्यू। शौर्य अपनी गन निकाल, तो फिर मेरे हाथों मरेगा। पाउटिंग पाउटिंग हमम पाउटिंग। राज थूक गटक, शौर्य को दोनों हाथ दिखा के, रुक एसएस मुझे जरा सोचने दे, मुझे किसके हाथों से मरना चाहिए, रुक जा, फ्यू फ्यू। राज के चेहरे पर स्माइल लिए शौर्य को देखता है। शौर्य पहली बार किसी इंसान को खुद के मरने की खुशी होते देखी है, कर लिया डिसाइड, बोल मेरे शुभ हाथों मरेगा या वहां जाके मरेगा। पाउटिंग पाउटिंग। राज में बिना मरे तुझे अदिति दिखा दूं तो, शौर्य छोटी आंखें कर उसको घूर के देखता है, तुझे बस उसको देखना है ना, तो क्या फर्क पड़ता है वो सामने हो या ना हो, मैं तुझे सीसीटीवी में दिखा सकता हूँ जो घर के हॉल में लगी हुई हैं, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व और मेरी जान भी बची। राज जल्दी से जाके शौर्य का लैपटॉप अपनी तरफ कर उस पे उंगलियां चलाने लगता है, आ जा तुझे अदिति दिखाता हूँ। आरएसएस पास की चेयर अपने पास सरका के, लेकिन वो उस पे बैठा पाता उसके पहले ही शौर्य उस पर आके बैठ गया, जिसे राज नीचे गिर गया। राज शौर्य को घूरने लगा, कमीना साला, दूसरी चेयर नहीं थी क्या। शौर्य लैपटॉप अपनी तरफ कर, मुझे दूसरी चेयर दिखी नहीं, फुटेज देखते हुए। राज वाह एसएस, जो इंसान दूर से अपने दुश्मन को पहचान लेता है, उसको यहाँ पड़ी 4 चेयर नहीं दिखी, कमाल है। शौर्य लैपटॉप अपनी तरफ कर, मुझे दूसरी चेयर दिखी नहीं, फुटेज देखते हुए। राज वाह एसएस, जो इंसान दूर से अपने दुश्मन को पहचान लेता है, उसको यहाँ पड़ी 4 चेयर नहीं दिखी, कमाल है।
शौर्य अपने घर की फुटेज देखता है पर उसके चेहरे पर गुस्सा उमड़ आता है। वही राज नॉर्मल था, वो वहाँ की सारी बातें सुन रहे थे। ये तब की थी जब पारुल वहाँ आई थी। उसने अदिति से गुस्से में बात की थी। शौर्य ने राज को देखा जो नॉर्मल खड़ा था। तेरी सो कोल्ड गर्लफ्रेंड मेरे घर में क्यों आई थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई अदिति से ऐसे बात करने की? पाउटिंग पाउटिंग। राज मेरी क्या गलती? वही आई थी। बहुत चिपकती हैं यार, परेशान हो गया हूँ उससे। शौर्य उसका कॉलर पकड़ उसको हिलाते हुए, तूने उसको मेरे घर में आने ही क्यों दिया? पाउटिंग पाउटिंग। ना वो आती ना मेरी अदिति को ये सुना के जाती। समझती क्या है खुद को? पाउटिंग पाउटिंग। राज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, अरे एस रुक जा मेरे बाप, मेरा सर हिल हिल के अलग हो जाएगा। बिना सर के मैं कैसा लगूंगा? उसके साथ जो करना है कर, मुझे बख्श दे। फ्यू फ्यू फ्यू। मैंने क्या किया? वो खुद आई थी यार। शौर्य मैं तेरा दोस्त हूँ। शौर्य राज को छोड़ देता है। राज गहरी गहरी सांसें लेता है। फिर भी तेरी वजह से आई थी ना पाउटिंग। राज शौर्य, वो पारुल बिजनेसमैन सिंह की बेटी है जिनके साथ हम अभी काम कर रहे हैं। तू पागल हो गया है? फ्यू फ्यू। शौर्य राज को देख, तो मैं क्या करूं? उसको गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। राज शौर्य के पास जाके कुछ कहने को होता है। शौर्य उसका हाथ पकड़ केबिन से बाहर निकाल देता है। आउट एसएस। पाउटिंग पाउटिंग। दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दोबारा आके अपनी चेयर पर बैठे लैपटॉप में फुटेज देखने लगा। अदिति कोई ना कोई काम कर रही थी। शाम के साथ उसको सांप सीढ़ी खेलते देख शौर्य के होठों पे हल्की मुस्कान आ गई। दोनों किसी बच्चे की तरह सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, पालथी मार के, और उनके सामने सांप सीढ़ी रखी हुई थी। अदिति अपनी जीत पर हर बार खुल के मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान चाहिए शौर्य के दिल में उतर रही थी। शौर्य सब काम छोड़ बस पूरा दिन अदिति को देखता रहा जब तक वो उसके घर से चली नहीं गई। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता? शौर्य ने खुद से ही सवाल किया। बहुत प्यारी हो तुम अदिति। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें खुद के पास नहीं ला सकता, पर किसी और को भी तुम्हारी मासूमियत छीनने नहीं दूंगा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। दूसरे दिन अदिति आज शौर्य के घर आई तो पुष्पा काकी वहां खड़ी खाना लगा रही थी, जिनसे कल ही कुसुम ने उसे मिलवाया था, जो नेचर की काफी अच्छी थी। शौर्य ऊपर से नीचे आया और अपने चेयर पर बैठ गया। कल राज यहाँ नहीं आया था, वो खुद के घर गया था। अदिति शौर्य को देख सब कुछ भूल गई। घर के रेगुलर कपड़ों में था, वो काफी हैंडसम लग रहा था। वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने, उस फिटिंग टी शर्ट में उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, साथ ही उसके कंधे तक आते बाल जो उसने खुले छोड़ रखे थे। शौर्य को पता था अदिति उसको देख रही हैं, पर शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप खाना खाने लगा। आज ऑफिस नहीं गया था वो। शौर्य काकी, आज कुछ बिजनेसमैन आने वाले हैं घर में, एक छोटी सी पार्टी है, तो रात को सारे इंतजाम करवा देना। आज कुछ लोगों को अपने साथ रोक लेना काम के लिए, ओवर टाइम के पैसे दिए जाएंगे। पुष्पा ठीक है सर। शौर्य बस हाँ में सर हिला देता है। थोड़ी देर में वहां से उठ अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहां पहुंच वो पुष्पा काकी को कॉल करता है। जी सर, फोन पर। शौर्य मेरे लिए कॉफी भेज दीजिए, और वो नई लड़की अदिति उसके हाथों भिजवाना, उसको सही से रास्ता बता देना। पुष्पा शौक होके, जी सर मैं भेज दूंगी। फ्लश्ड फ्लश्ड। पुष्पा काकी जल्दी से अदिति को बुला के लाती हैं, जो हॉल में लगे फ्लावर प्लॉट साफ कर रही थी। जब शौर्य वहां खाना खा रहा था तब से अदिति वही खड़ी थी। पुष्पा अदिति के हाथों में एक कॉफी मग देते हुए, बेटा ये शौर्य सर को उनके स्टडी रूम में देकर आना। स्माइल। अदिति डरते हुए, काकी मैं क्यों? आप शाम को भेज दो ना। ऊपर जाने की परमिशन हमें नहीं है ना। फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? फ्यू फ्यू। मुझे डर लगता है सर के पास जाने से। फ्यू। पुष्पा डरो मत, सर कुछ नहीं कहेंगे, और शाम तुम्हें छोड़ आएगा वहाँ। शाम एसएस शाम वहाँ आता है, इसको शौर्य सर के स्टडी रूम दिखा देना। शाम जी काकी एसएस स्माइल। चलो दीदी स्माइल। अदिति लेकिन मुझे डर लगता है काकी, आप शाम को है भेज दो ना। फ्यू फ्यू। पुष्पा बेटा सर का ऑर्डर है, कॉफी तुम लेकर आओ, जाओ। स्माइल स्माइल स्माइल। शाम शौर्य भैया बुरे नहीं है दीदी, कुछ नहीं करेंगे, आप उनका ऑर्डर नहीं मानोगी तो जरूर गुस्सा करेंगे। स्माइल स्माइल। अदिति धीमे कदमों से शाम के पीछे चल देती हैं। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दूर से शौर्य को देख सकती थी, पर उसके पास जाने में उसको डर लगता था। शौर्य का गुस्सा, उसकी बड़ी आवाज जो अदिति को डरा देती थी। शाम उसको स्टडी रूम के पास छोड़ नोक करके चला जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अदिति शाम को पीछे पलट के देखती है, जो वापस नीचे जा रहा था। अदिति हिम्मत कर अंदर जाती है। धम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे अदिति डर जाती है और उछल के 2 कदम आगे बढ़ जाती है। कॉफी हल्की छलक के उसके हाथ पे गिर जाती है, जिसे उसकी आह निकल जाती हैं। अदिति कसके आंखें बंद किए वहां खड़ी थी। शौर्य अब कॉफी ठंडी होने के बाद दोगी।
अदिति झटके से आंखें खोल सामने देखती हैं जहां शौर्य सोफे पर बैठा हुआ था किसी राजा की तरह और उसे ही देख रहा था। अदिति अपने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी को देखती है, फिर धीमे कदमों से शौर्य के पास जाके उसके सामने रखी टेबल पर कॉफ़ी रख देती है। इस बीच अदिति ने अपनी पलकें झुकाए रखी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी नजरें उठा के शौर्य की आंखों में देखे। डर से उसका शरीर अकड़ गया था। शौर्य कॉफ़ी मग उठा के पीते हुए, हाथ में ज्यादा लगी हैं, जल रहा है। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी। अदिति ना में सर हिला देती हैं, कुछ खाया कि सिर्फ काम कर रही हो? अदिति हमें सर हिला देती हैं, रात को रुकना यहाँ। अदिति हमें सर हिला देती हैं। शौर्य इरिटेट होके, जबान नहीं है क्या? मुंह से नहीं बोल सकती? अदिति डर से आंखें कसके बंद कर लेती हैं। शौर्य अदिति को डरते देख खुद को कंट्रोल करता है। शौर्य कॉफी टेबल पर रख एक हाथ अदिति की तरफ करता है। यहाँ आओ एसएस। अदिति आंखें खोल शौर्य के हाथ को देखती हैं पर आगे नहीं बढ़ती। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा यहाँ आओ एसएस। अदिति अपना कैपते हुए हाथ को शौर्य के हाथ में रख देती हैं। शौर्य उसका हाथ झटके से खींच लेता है और उसको अपने लेम्प पर बैठा देता है। अदिति बड़ी आंखें कर शौर्य की गोद में बैठी शौर्य को देख रही थी। इतनी बड़ी आंखें क्यों कर रही हो? बाहर आ जाएगी, छोटा करो इन्हें। अदिति पलके जल्दी जल्दी झपका देती हैं। अब बताओ मुझसे डर क्यों लगता है? अपने हाथ को अदिति की कमर पर रख सहलाता है जिसे अदिति के शरीर में कर्द दौड़ने लगता है। बोलो भी। अदिति आप गुस्सा करते हैं इसलिए डर लगता है। अदिति को शौर्य के छूने से कुछ अजीब फील नहीं हो रहा था बल्कि वो खुद को सेफ फील कर पा रही थी। फ्यू फ्यू। शौर्य अगर मैं तुम पे गुस्सा ना करूँ तो डर नहीं लगेगा मुझसे तुम्हें? अदिति ना में सर हिला देती हैं। ठीक है तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा। अब खुश? अब नहीं डरोगी ना मुझसे? स्माइल स्माइल। शौर्य अगर मैं तुम पे गुस्सा ना करूँ तो डर नहीं लगेगा मुझसे तुम्हें? अदिति ना में सर हिला देती हैं। ठीक है तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा। अब खुश? अब नहीं डरोगी ना मुझसे? स्माइल स्माइल। अदिति पलके झपकाते हुए शौर्य की आंखों में देख रही थी। शौर्य की आंखें नीली थी जो काफी खूबसूरत थी, पर आज तक किसी लड़की ने उसकी आंखों में झांक कर देखा ही नहीं, या शौर्य ने किसी लड़की को अपने आंखों में झांकने ही नहीं दिया कभी। आपकी आंखें नीली हैं। फ्यू फ्यू। शौर्य तो नीली आंखें नहीं होनी चाहिए। अदिति को अपने ऊपर ठीक से एडजस्ट करके बैठाते हुए, नीली आंखें पसंद नहीं तुम्हें? अदिति ना में सर हिला देती हैं। नहीं, आपकी आंखें सच में बहुत खूबसूरत हैं, पर आपकी आंखें नीली क्यों हैं? फ्यू। शौर्य मन में अब इसको क्या जवाब दूँ? ये कैसे सवाल करती हैं यार। ओम, जैसे तुम्हारी भूरी हैं वैसे ही मेरी नीली हैं। सिंपल स्माइल। अदिति आपको कैसे पता मेरी आंखें भूरी हैं? फ्लश्ड फ्लश्ड। मैंने तो नहीं बताया था आपको, मैंने तो आपसे बात भी नहीं की। क्या आपको कुसुम दीदी ने बताया? फ्लश्ड फ्लश्ड। शौर्य मन में कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? आई एम श्योर ये लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई होगी। हम हाँ उसी ने बताया। क्यों नहीं बताना चाहिए था? स्माइल। अदिति हाँ, माना कहाँ है कि लोग बुरे होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। उसने बात नहीं करनी चाहिए, लोग गलत करते हैं फिर लड़कियों के साथ। फ्यू फ्यू। अदिति ने मासूमियत से अपनी बात कही। शौर्य हाँ सबको नहीं, पर मुझे तो तुम जानती हो ना, तो मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अदिति पक्का? आप मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे ना? मुझे आपके गुस्से से डर लगता है, आप जल्दी गुस्सा मत करना। फ्यू फ्यू। शौर्य नहीं करूँगा। तुमने खाना खाया? बस काम ही कर रही हो। देखो खुद को कितनी पतली हो तुम, कुछ वजन ही नहीं है तुम्हारा। अदिति नहीं, सब लोग तो बाद में खाएंगे ना, मैं भी अभी कुसुम दीदी के साथ खाना खाऊंगी। आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा होता है, मेरे घर से भी अच्छा। फ्यू फ्यू। शौर्य पेट भर के खाना और पार्टी के लिए कपड़े मिलेंगे उन्हें पहना। ठीक है। अदिति हाँ में सर हिला देती है। शौर्य अदिति को छोड़ उसके साथ खड़ा होता है और उसके चेहरा पकड़ उसके ओठों पर हल्की किस करता है। अदिति बस पुलके झपकाए उसे देख रही थी। ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, किसी और को मत करने देना, समझ गई? अदिति हाँ में सर हिला देती हैं। अब जाओ और खाना खाओ, गो। अदिति वहां से बाहर आके अपने ओठों को छूती है, उसके ओठों पर प्यारी मुस्कान आ जाती है। शर्मा के वहां से नीचे भाग जाती हैं। शाम तक शौर्य बाहर नहीं आया, जबकि अदिति जा चुकी थी। इस बात का पता भी उसे नहीं चला, वो अपना काम कर रहा था, आज ऑफिस नहीं गया था। जब शाम को शौर्य नीचे आया तो शाम हॉल में बैठा बुक पढ़ रहा था। शौर्य उसके पास आके बैठ जाता है। शौर्य वो एंजल कहाँ गई, दिख नहीं रही। शाम कौन? अदिति दीदी, वो तो अपने घर गई, उनकी छुट्टी हो गई ना, तो चली गई। स्माइल। अब कल आएगी। शौर्य अच्छा, चली गई, एक बार मुझसे मिलकर जाती, ऐसे ही चली गई। शाम क्यों भैया, आपको कुछ काम था उनसे, वो आपसे क्यों मिलती? स्माइल। शौर्य छोटे मेरी बातें क्यों सुन रहा है, पढ़ाई कर अपनी। शाम अब आप मेरे कानों के पास आके बोलेंगे तो मैं तो सुनूंगा ना, आखिर मेरे कान हैं।
मैं बिना कानों को तो हूं नहीं जो आपकी बात ना सुनूं, पर आप अदिति दीदी को क्यों ढूंढ रहे हैं? स्माइल। क्या बात है भैया, आज तक तो आपने मुझे और राज भैया के अलावा किसी को नहीं ढूंढा। स्माइल। शौर्य। ज्यादा दिमाग मत चला, जितना दिमाग है ना वो सिर्फ पाई में लगा, बहुत बोलने लगा है आजकल। शाम को घुर के। शाम। वाह भैया ये सही है, मैं सच बोलूं तो आपको मिर्ची लग रही है। क्यों राज भैया? राज बाहर से आ रहा था। राज ये तो हमेशा मिर्ची से भरा हुआ होता है, तू कुछ ना बोले तो भी इसको मिर्ची का तड़का लगेगा ही। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। सोफे पर बैठ के। शौर्य। एक तेरी ही कमी थी, आके पूरी कर दी। काम हुआ या वहां भी बस बातें करके आया? राज के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, हो गया। तू कल की न्यूज का वेट कर, वो प्रोजेक्ट तो हमारा ही होगा। कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य। गुड। और उस पारुल का क्या किया तूने? राज। ब्रेक अप करके ही आया हूँ भाई, मुझे तेरे हाथों मरने का कोई शौक नहीं है। आज ही छोड़ दिया उसे और यहाँ आने से भी मना किया है। अब तो गुस्सा थूक दे और मुझे गाड़ी दिला दे। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य। हम कल आ जाएगी तेरी गाड़ी, चलो खाना खा के सो जाओ, अब रात को मिलना मुझे स्टडी रूम में। शौर्य इतना कह अपने कमरे में चला जाता है। शाम। राज भाई इनका दिमाग को क्या हुआ है? शाम को कौन खाना खाता है? ये बीमार तो नहीं हो गए हैं? फ्यू फ्यू। राज। बीमार तो वो हैं, उस बीमारी का नाम है लिवेरिया, जो तेरा भैया मानेगा नहीं। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। शाम। तो ये बीमारी आपे भी लागू है? राज उसको घूरता है। मुझे मत घूरो, सब पता है मुझे, आप भी कुसुम दीदी पर लाइन मारते हो, जानबूझ के उनको परेशान करते हो। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। राज। अपने मुंह पर उंगली रख। शश चुप, कुछ भी 2 फुटिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों उस पे लाइन मारूंगा? ये बात गलती से भी कुसुम के सामने मत बोलना, मुझे फाड़ देगी वो लड़की, प्लीज मेरे भाई मुंह बंद रख। शाम। तो मानते क्यों नहीं? आपको लवेरिया हुआ है इसलिए उनसे बात करने का इंतजार रहता है आपको। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। मेरी सिर्फ हाइट छोटी है, दिमाग बराबर चलता है, मुझे सब दिखता है। आप क्या कर रहे हो? कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। झूठ मत बोलो राज भैया। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। राज। अपने कमरे में जाते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, तेरा दिमाग बस कुछ भी सोचता है, तू सोच जो सोचना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है, जब देखा दहाड़े मारती फिरती हैं। इससे अच्छा तो वो पारुल थी, कम से कम मुझसे चिपकती तो थी, ये तो मुझे से ऐसे भागती हैं जैसे मुझ में कांटे लगे हो। शाम। और इसी बात से आप चिढ़ते हो क्योंकि कुसुम दीदी आपको भाव नहीं देती? राज रुक के पीछे पलट शाम को देखता है। कुसुम दीदी बाकी लड़कियों की तरह आपसे प्यार से बात नहीं करती, नहीं आपको देखती हैं इसलिए आपको गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है, पर मानोगे तो आप भी नहीं। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। राज। ऐसा कुछ नहीं है, समझा। अपने कमरे में चला जाता है, वही शाम हंसने लगता है। राज और शौर्य। शौर्य के स्टडी रूम में थे। रात के समय जहां पूरा घर खाली था, वही शौर्य के दिमाग गर्म हुआ पड़ा था और राज उसको बेचारगी से देख रहा था क्योंकि सामने तो वही था जिसे शौर्य का गुस्सा झेलना पड़ेगा। राज के पसीने छूट रहे थे, वही शौर्य की नसें गुस्से से फूली हुई थी। शौर्य। फाइल पटक। ये क्या है? तुझे एक काम बोला था वो भी तुझसे नहीं होता, क्या करूं मैं तेरा? कभी कभी मुझे लगता है तुझसे ज्यादा तो छोटे समझदार हैं, कोई गलती नहीं करता वो, पर तूने तो गलतियों में पीएचडी कर रखा है। पाउटिंग पाउटिंग। राज। मुंह बना के। मैंने 200 करोड़ ही बोला था, पर वो डीलर 150 करोड़ में माना, अब तुझे दिल चाहिए थी इसलिए मैंने ऑक कर दिया, डील तो हमारी हुई ना। कोल्ड स्वेट स्माइल। कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य। 50 करोड़ का लॉस करके डील पाना तुझे लगता है ये बड़ी बात है? मुझे 200 करोड़ ही चाहिए, जो करना है कर। साम। दंड भेद मुझे नहीं पता, मुझे मेरे अमाउंट में ही डील चाहिए, समझा, वरना ये 50 करोड़ का लॉस तुझसे वसूल करूंगा। पाउटिंग पाउटिंग। राज। ये गलत है शौर्य, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी मेहनत करता हूँ यार, और वो डीलर नहीं मान रहा था, इसमें मेरी क्या गलती? शौर्य। तेरी गन यूज करता, वो क्या तुझे बस शोबाजी के लिए दी हैं? जाके उससे 200 करोड़ के फॉर्म पर साइन लेकर आ, वरना आना ही मत। गो एसएस। पाउटिंग पाउटिंग। राज। अभी रात को? पागल हो गया है, अभी तो मैं मीटिंग करके आया, तू तो घर में था ना, तू जाता। अभी मैं नहीं जा रहा, रात हो गई है, रात को लोग सोते हैं। शौर्य। रात ही को सरकार अपने काम करता है, ये भूल गया क्या? जाके साइन लेकर आ, वरना शक्ल भी मत दिखाना, जा। एसएस। पाउटिंग पाउटिंग। राज। तू बहुत क्रूर है शौर्य, अपने दोस्त के साथ ऐसा कौन करता है? फ्लश्ड। शौर्य। मैं ऐसा करता हूँ, अब जाएगा या गोली खाएगा? पाउटिंग। राज पैर पटकते हुए बाहर चला जाता है, दोबारा उसे शौर्य ने काम के लिए भेज दिया था। राज बाहर आते हुए बड़बड़ा रहा था, भगवान इसकी लाइफ ने जल्दी किसी को भेजो, मेरा जीना हराम कर रखा है इसने, इसको किसी के साथ इतना बिजी कर दो कि ये मुझे भूल जाए।
अरे मैं क्या क्या करूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए ना, सारा काम मुझसे करवाता है ये और पैसे भी नहीं देता, ये क्या बात हुई। अगर मैं खुद कुछ ना करूँ तो मुझे तो ये बेरोजगार ही बना देगा। कल पार्टी है, सोचा था रिलैक्स करूंगा, आजकल जम के नाचूंगा, पर नहीं, इससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। ये सब उस देवान की वजह से हुआ है, उसको बोला था सरकार नहीं मानेगा, पर उसने पैसे नहीं दिए। अब रुक, तुझे बताता हूँ मैं, मेरी नींद हराम कर, खुद चैन से कैसे सोएगा तू। कॉल कर जो शौर्य का पाथा, देवान राज की ही उम्र का एक लड़का। देवान, नींद में खेलो, स्लीपिंग। राज, अब उठ जा, सरकार का काम है, जल्दी मिल मुझे। देवान, पर मुझे तो बॉस ने कुछ नहीं कहा ऐसा। फ्लश्ड फ्लश्ड। राज, तो मैं भी तो तेरा बॉस हूँ, भूल गया क्या। चावला के पास जाना है, सरकार को 200 करोड़ ही चाहिए, वरना डील नहीं होगी। तेरा दिमाग बहुत चलता है ना, देख लिया, कहा था मैंने। देवान, पर आपने भी तो हाँ कहा था, आपने मना नहीं किया, मेरी क्या गलती। मुझे तो बस डील लेने के ऑर्डर थे, आपको साइन करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। अब बॉस तो गुस्सा करेंगे ही ना, आप दिमाग कम लगाते हो। राज, चुप हो जा, तेरे बस का लेक्चर सुन चुका हूं मैं, अब और नहीं सुनना मुझे, आ जा चुपचाप, समझा, वरना तेरे घर आऊंगा मैं। देवान, नो सर, मेरे घर में किसी को पता नहीं है, मैं सरकार का आदमी ही, मुझे घर से निकलवा के मानेंगे आप। फ्लश्ड फ्लश्ड, आ रहा हूँ, एड्रेस बोलो कहाँ आना है। राज, गुड, चावला के घर, और कहाँ आ जा, कॉल कट कर देता है, चलो अब इस चावलाली नींद उड़ाते हैं। देवान, फोन को देख, क्यों ऐसे बॉस मिले हैं मुझे, इन्हें मुझ पे दया नहीं आती क्या। हंस, एस जाना तो पड़ेगा, वरना सरकार को नहीं झेल सकता तू। देवान, इसे अच्छा राज से कुछ झेल लूँ, ये आसान है। राज और देवान चावला के घर में बैठे हुए उसको घूर रहे थे। ये वही आदमी है जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ चुकी थी, और ये आराम से सोफे पर बैठा उनको देख रहा है। चावला, इतनी रात को मेरे घर कैसे आना हुआ, जबकि हम डील साइन कर चुके हैं ना। राज, बंदूक निकाल, उसके सामने रख, कुछ पेपर उसके सामने करता है। भाई ने कहा है उन्हें 200 करोड़ से कम ने ये डील नहीं चाहिए, इसलिए पहले का सौदा भूल जाओ। चावला, सीधे सीधे अब की बात करते हैं, तुम्हें भाई के मुताबिक ही चलना होगा। चावला, क्या ये सब मजाक है, पहले तुमने 150 करोड़ में ये डील साइन करवा ली थी, अब देखो ये धमकी किसी और को जाके देना। मैं साइन नहीं करूंगा, मेरे भी उसूल हैं, मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा, जाके कह दो अपने भाई से, समझे ने, डरता नहीं हो उसे। देवान, मिस्टर चावला क्यों बात को बढ़ा रहे हैं, कदम पीछे नहीं लेंगे तो भाई आपके कदमों को ही काट के फेंक देंगे, फिर 4 कदम चलने के लायक भी नहीं रहोगे। इसे अच्छा बात मानो और हमें भी फ्री करो। मैं अपनी माँ को झूठ कह के आया हूँ कि मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, अगर ज़्यादा देर हुई तो मेरी माँ मुझे कूट देगी। फ्यू फ्यू। राज, है एसएस, तू झूठ बोल के आया है, तेरे मम्मी अभी भी तुझे मारती हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, अच्छा है, वैसे तेरी आइसक्रीम पिघल नहीं जाएगी यहाँ से जाते वक्त। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। देवान, राज सर, आप काम पर फोकस कीजिए ना, मुझे घर जाना है, आपकी वजह से मैं भी फंसा हुआ हूँ, आइसक्रीम अभी ली नहीं है, जाते टाइम लुगा। फ्यू फ्यू। चावला, देखो तुम दोनों जाके बाहर आइसक्रीम खाओ या थूको, मेरे घर से चले जाओ, मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम होगी, जाओ यहाँ से। आईएसएस राज देवान को देखते हुए एक गोली चावला के पैर पर चला देता है, जिसे वो पैर पकड़ के नीचे बैठ जाता है, और चावला की फैमिली गोली की आवाज़ से बाहर आके उन्हें देखती हैं, जो जमीन पर बैठ के अपना जख्मी पैर पकड़े हुए थे जिसे खून निकल रहा था। राज बोला था चुपचाप साइन कर दे, नहीं माना, अब देख क्या हो गया। वैसे तेरी 3 बेटियां हैं ना, सरकार को सब पता है, कहो तो उठा ले जाओ, मेरी भी शादी नहीं हुई अब तक, ये भी कुंवारा हैं। देवान को देख। देवान, पीछे खड़ी चावला की लड़कियों को देख, जो अपने पिता को वही खड़ी होके देख रही थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए, मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर किसी मेकअप की दुकान से शादी कर ली तो। मेरी माँ को संस्कारी बहू चाहिए, डिस्को डांस वाली नहीं, मुझे बख्श दो राज सर। फ्यू फ्यू फ्यू। चावला, मैं करता हूँ साइन, मेरी बेटियों को कुछ मत करो। फ्यू फ्यू। राज, पहले ही मान जाता तो खून नहीं बहता, मैं अच्छा बंदा हूँ यार, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया, पहले ही प्यार से मान जाते, देखो अब करवा दिया ना मुझसे पाप, अब मैं नर्क में जाऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा, मजबूर भी तो तूने किया ना, चल अब साइन कर ताकि तू भी अपनी फैमिली के साथ चैन से सो सके, और हम भी सोने जाए। तेरे वजह से भाई ने सोने नहीं दिया मुझे, और मैंने इस देवान को भी उठा दिया, एक दिन में कितने पाप किए देवा रे देवा। देवान, अभी आपने गोली चलाई है राज सर, अगर ये पुलिस में गया तो मेरी माँ मुझे बेलन से मारेगी, ऊपर से शादी करा के घर में बैठा देगी, फिर आप मैं क्या करूँगा। फ्यू फ्यू। राज, तू चावला पुलिस में जाएगा, हम विंचू चावला कर दूंगा तेरा। चावला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अपने बेटियों की कसम खाता हूँ मैं नहीं जाऊंगा, बस आप जाओ, मैं पेपर लेकर साइन करता है। कर दिया।
अब आप किसी को कुछ मत करना, कल पूरा पैसा मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, प्लीज़ अभी छोड़ दो मुझे। फ्यू फ्यू। राज हाँ जा रहे हैं, कैसी मेहमान नवाजी है, पानी भी नहीं पूछा हमें। देवान सर अभी घर जाते हैं ना, वरना जहर खाने के भी पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, चलो प्लीज़। फ्यू फ्यू। राज हाँ तुझे आइसक्रीम भी लेनी है ना, चल चावला, सरकार के खिलाफ नहीं जाने का क्या समझा, वरना गोली वहाँ मारूंगा कि पेशाब भी नहीं कर पाएगा, क्या समझा। दोनों बाहर आके वहां से निकल जाते हैं। शौर्य सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था क्योंकि आज उसके घर में पार्टी थी, इसलिए उसको जल्दी घर वापस आना था। उसके साथ राज भी चला गया। कुसुम और रिमझम जब काम पर आए तो पुष्पा काकी ने उन्हें रात को रुकने को कहा। रिमझम अपने माँ को पहले ही ये बता के आई थी कि उसको आज रुकना पड़ेगा, सर की पार्टी है। रिमझम की माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुसुम उसके साथ रुकने वाली थी। रिमझम और कुसुम को ब्लैक कलर की साड़ी दे दी काकी ने ताकि वो रात को पहने। बाकी के नौकरों को भी ब्लैक कलर का ड्रेस दिया गया था। कुछ लड़कियां ब्लैक शर्ट और स्कर्ट पहने वाली थी जिसमें वो कंफर्टेबल थी, पर कुसुम और रिमझम उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए काकी ने उन दोनों को साड़ी दी थी और वो खुद भी साड़ी पहने वाली थी। रात के वक्त शौर्य के घर के बाहर बने गार्डन में पार्टी की सारी अरेंजमेंट की गई थी। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन वहां आया था। सरकार की पार्टी कौन मिस करेगा, साथ ही शौर्य के बुलावे पर उनको तो आना था। क्योंकि शौर्य को ना सुनना पसंद नहीं था, शौर्य से उलझने की गलती कोई नहीं करना चाहता था, इसलिए सब वहां मौजूद थे। शौर्य भी अपने ब्लैक सूट में वहां आता है और माइक लेकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है। रिमझम बाहर नहीं आई थी, उसको घबराहट हो रही थी बाहर आने से। इतने लोगों को देख उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। वही कुसुम बाहर मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। कुसुम ने वही ब्लैक साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज पहना था और साथ ही कानों में हल्के झुमके पहने हुए थे। बिना मेकअप के वो सुंदर लग रही थी, बस ओठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी। मुस्करा के सबको ग्रीट कर रही थी। वही राज उसको देख कुड़ रहा था। शाम उसके साइड खड़ा था, वही देवान भी उनके साथ खड़ा था। शाम क्या हुआ भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अब कुसुम दीदी आपको स्माइल ना देकर गालियां देती हैं, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी शक्ल ही ऐसी है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। देवान बात में दम तो है सर, आपकी शक्ल में पहले वाली बात नहीं रही, जो कोई लड़की आपकी तरफ खींची चली आए। वैसे कुसुम दीदी कौन है? शाम मुझे भी मिलाओ उनसे, मैं भी तो देखूं इस दुनिया की सबसे अलग लड़की जो राज सर को भाव नहीं देती। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। राज तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं अभी शौर्य के पास जाके तुम दोनों की शिकायत करूंगा। समझ क्या रखा है मुझे? शाम, देवान वहां हैं, जाओ। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। राज क्या कहा? जाओ। शाम, शौर्य भैया वहां हैं, राज भैया जाइए, वरना फिर आप भूल जाओगे। जाओ जाओ। एसएस। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। देवान सर अब आप जा ही रहे हैं तो प्लीज मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आना, बड़ी प्यास लगी है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। राज तुझे क्या मैं वेटर या सर्वट नजर आता हूँ जो ऑर्डर दे रहा है? जाके के खुद लेकर आ, मेरे लिए भी ला जा। एसएस मुझे ऑर्डर देगा। शाम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है देवा भैया, मैं कुसुम दीदी को यही बुला लेता हूँ। रुको कुसुम दीदी। एसएस यहाँ। अपना हाथ हिला के कुसुम जो वही थोड़ी दूरी पर थी शाम की आवाज से उस तरफ देखती हैं, फिर वहां आ जाती हैं। कुसुम कुछ चाहिए तुम्हें? स्माइल। शाम, हाँ राज भैया और देवा भैया को पीना है। स्माइल। राज और देवान खांसने लगते हैं। कुसुम, हाँ क्या कहा? राज बेवकूफ क्या बोल रहा है, पूरी बात क्यों नहीं बोलता? सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, पागल लड़का। देवान, हेलो मेरा नाम देवान है, मैं शौर्य सर का पी ए हूँ। स्माइल स्माइल। कुसुम कंधे उड़ा के, तो मैं क्या करूँ, आप शौर्य सर के पी ए हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। राज, शाम, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। सही कहा, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। देवान, ओ हाँ सॉरी बेहन, मैं भूल गया था, ये तो मेरी प्रॉब्लम ही है कि मैं सर का पी ए हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, भगवान ने मेरे किस्मत में ऐसा डेविल बॉस लिखा हुआ है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। राज, हम धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया ना तो दोबारा किसी पार्टी में नहीं दिखेगा तू, और साथ में मैं भी, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तुम क्या हमारी बातें सुन रही हो? शर्म नहीं आती लड़कों से बातें करते हुए? कुसुम को देख। कुसुम, सर एसएस में यहाँ खुद नहीं आए, आपने बुलाया था, वरना मैं उस रास्ते से भी ना गुजरूं जहाँ आप खड़े हो। शाम, आपको मुझसे कोई काम है, मुझे क्यों बुलाया? नहीं है तो मैं जा रही हूँ, आप लोगों की तरफ फ्री नहीं हूँ, ट्रे पकड़ काम कर रही हूँ। शाम, वो दीदी आपको मिलाने के लिए, इनसे ये देवान भाई हैं। कुसुम, हाँ तो मिखा सिंह थोड़ी हैं जो इनसे मिलने के लिए मैं मरे जा रही हूँ, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इसे अच्छा तुम मुझे रोनी से मिलवा देते, कम से कम मुझे अफसोस तो नहीं होता।
मैं जा रही हूँ। कुसुम वहां से चली जाती हैं। वही देवान अभी कंफ्यूज होकर राज और श्याम को देख रहा था जो अपनी हंसी दबा रहे थे। देवान सर एसएस ये रोनी कौन है? हमारे गैंग का नया मेंबर है, मैं कैसे नहीं मिला अब तक उससे? फ्यू फ्यू। श्याम भैया, वो शौर्य भैया ने अभी कुछ दिन पहले घर लाया है, वो थोड़ा डेंजर है इसलिए बांध के रखा है, उसका तो एक रूम भी है। देवान अच्छा, पर उस इंसान को बांध के क्यों रखा हुआ है? फ्यू। राज क्योंकि वो काटता है इसलिए। देवान पर वो काटता क्यों है? फ्यू। श्याम क्योंकि वो एक कुत्ता है भैया। देवान क्या फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। श्याम राज हाँ, कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल। राज वो ऐसे ही बेइज्जती करती हैं इसलिए नहीं मिलना कभी भी। हाँ अगर इज्जत उतरानी हो तो जा जा के बात कर, बड़ा मिलना था ना तुझे उससे? अब बोल कैसा लगा? कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल। देवान ना बाबा ना, मुझे नहीं मिलना, ये तो सर्किट है पूरी, मुझे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बनना, मैं दूर ही अच्छा हूँ। फ्लश्ड फ्लश्ड। कुसुम घर के अंदर आ जाती हैं, उसे कुछ लेना था तभी किचन में रिमझम खड़ी थी जो अपने पल्लू को हाथ में उलझा रही थी और कुछ सोच रही थी। कुसुम रिमझम बाहर क्यों नहीं आती? यहाँ क्यों खड़ी हो? स्माइल स्माइल, चलो बाहर पार्टी देखो, ये बड़े लोगों की पार्टी भी बड़ी होती हैं। रिमझम दीदी मुझे डर लग रहा है, बाहर बहुत लोग हैं, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। फ्यू फ्यू। कुसुम रिमझम एसएस अगर बाहर नहीं जाओगी लोगों का सामना नहीं करोगी तो ये डर कैसे कम होगा? इसलिए तुम्हें लोगों के बीच जाना होगा ना। चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब लोग हैं वहाँ, सर भी हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शौर्य सर से सब डरते हैं, तो तुम भी हिम्मत करो और मेरे साथ बाहर चलो। स्माइल स्माइल। रिमझम का हाथ पकड़ बाहर ले आती हैं। रिमझम अंदर से डरी हुई थी, वो कभी इतने लोगों के बीच नहीं गई थी। कुसुम ने उसके हाथ में एक स्टार्टर भरा हुआ ट्रे रख दिया, अब जाओ और स्माइल करना बस, और कुछ नहीं करना है हमें। और स्माइल स्माइल। रिमझम हाँ में सर हिला के आगे बढ़ जाती हैं। रिमझम लोगों को सर्व कर रही थी, साथ ही उन लोगों में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने रिमझम को असहज किया हो, जिससे रिमझम थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। वही बाजू में 3 लड़के खड़े थे जो ड्रिंक कर रहे थे, अनिश, राहुल और कुणाल। तीनों ने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया था जो उनका फैमिली बिजनेस था। रिमझम जब से आई थी राहुल की नज़र उस पर थी, वो हवस भरी नज़रों से रिमझम को देख रहा था। उस ब्लैक साड़ी में रिमझम की झांकती कमर, उसका गोरा रंग काफी अट्रैक्टिव था। रिमझम इन सब से अनजान अपना काम कर रही थी। ये तीनों लड़के कुछ 25-26 के उम्र के थे, अयाशी करना इनका रोज का काम है। किसी लड़की को पाने के लिए राहुल को कुछ नहीं करना पड़ता था, पैसे देकर वो किसी को भी खरीद लेता था। अब ये उसकी आदत बन गई थी, जो पसंद आए उसको पा लेना। अभी उसकी नज़र रिमझम पर थी। वही शौर्य कुछ देर माइक पर सबसे बात कर उन्हें यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है और पार्टी एंजॉय करने को कहता है, फिर अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ बिजी हो जाता है। वही बाजू में 3 लड़के खड़े थे जो ड्रिंक कर रहे थे, अनिश, राहुल और कुणाल। तीनों ने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया था जो उनका फैमिली बिजनेस था। रिमझम जब से आई थी राहुल की नज़र उस पर थी, वो हवस भरी नज़रों से रिमझम को देख रहा था। उस ब्लैक साड़ी में रिमझम की झांकती कमर, उसका गोरा रंग काफी अट्रैक्टिव था। रिमझम इन सब से अनजान अपना काम कर रही थी। ये तीनों लड़के कुछ 25-26 के उम्र के थे, अयाशी करना इनका रोज का काम है। किसी लड़की को पाने के लिए राहुल को कुछ नहीं करना पड़ता था, पैसे देकर वो किसी को भी खरीद लेता था। अब ये उसकी आदत बन गई थी, जो पसंद आए उसको पा लेना। अभी उसकी नज़र रिमझम पर थी। वही शौर्य कुछ देर माइक पर सबसे बात कर उन्हें यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है और पार्टी एंजॉय करने को कहता है, फिर अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ बिजी हो जाता है। रिमझम जो वही खड़ी कुछ देर शौर्य को देख रही थी। शौर्य ब्लैक सूट में कयामत लग रहा था, साथ ही उसकी ब्लू आइज जो किसी प्रिंस की तरह उसको दिखा रही थी। अपने सामने वाले इंसान से बात करते हुए उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास को हिला रहा था और उसका दूसरा हाथ अपने पेंट के पॉकेट में था। रिमझम उसको देखती हैं, तब तक उसे कोई आवाज़ देता है। रिमझम उस तरफ देखती हैं तो राहुल और उसके दोस्त थे जो उसको अपने पास बुला रहे थे। रिमझम सर झटका और एक नज़र दोबारा शौर्य को देख उनकी तरफ गई और उनके सामने अपनी ट्रे कर दी। राहुल एक पीस उठा के खाते हुए रिमझम को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए, नाम क्या है तुम्हारा? रिमझम GSS फ्यू फ्यू। कुणाल नाम नहीं पता खुद का, बोलो। रिमझम उनके सामने असहज हो रही थी, उसको उनकी नज़रें अच्छी नहीं लगी जो उसको घूर रही थी, खासकर कि राहुल जो रिमझम के पास खड़ा था और बार बार रिमझम के हाथों को छू रहा था। जी वो। रिमझम राहुल के छूने से पीछे हो जाती हैं। रिमझम सर आपको कुछ चाहिए? मैं जाओ। फ्यू फ्यू। राहुल वाओ क्या बढ़िया नाम है रिमझम, आई लाइक। रिमझम आज हम पे भी बरस जाओ।
क्या कहती हो, चलोगी? रिमझम के पास आके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए रिमझम पीछे हो जाती हैं। कुणाल डरो मत, अच्छा बताओ यहाँ वॉशरूम कहाँ है? मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज बता दो या दिखा दो। फ्यू फ्यू इमोशनल होके रिमझम को रिक्वेस्ट करता है। रिमझम आपको क्या हुआ है? मैं शौर्य सर को बुलाओ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फ्यू फ्यू। अनिश नहीं नहीं, थोड़ा डर के, तुम इसे वॉशरूम दिखाओ। वो क्या है ना, इसे तुम्हारे शौर्य सर से डर लगता है। प्लीज तुम अच्छी लड़की हो ना, तो मदद कर दो, मेरा दोस्त कितनी तकलीफ में है देखो। फ्यू फ्यू। रिमझम पीछे पलट के एक नज़र शौर्य को देखती हैं और फिर कुसुम को, जो मेहमान को खाना सर्व कर रही थी। ठीक है, आई मेरे साथ, मैं आपको लेकर जाती हूँ। कुणाल राहुल और अनिश को कुछ इशारा करता है, फिर रिमझम के पीछे चल देता है। रिमझम उसे लेकर पीछे बने वॉशरूम के पास लेकर आती हैं, जिसके बारे में आज ही काकी ने सबको बताया था। ये नौकरों के यूज़ के लिए था, उन्हें घर में वॉशरूम यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। रिमझम कुणाल को वहां छोड़ देती हैं और पलट के जाने लगती हैं कि तभी कुणाल उसके मुंह को पकड़ लेता है, जिसे रिमझम आंखें बड़ी कर खुद के मुंह पर से कुणाल का हाथ हटाने की कोशिश करती है, पर कुणाल के आगे उसकी ताकत कुछ काम की नहीं थी। तभी वहां राहुल और अनिश आते हैं। फिर राहुल अपने हाथ मलते हुए रिमझम के पास जाके उसकी कमर पर हाथ घुमाते हुए, जो उसके साड़ी से बाहर झांक रही थी, रिमझम उसके छूने से कसके आंखें बंद कर लेती हैं। रिमझम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल क्या चीज़ है यार ये, अपने ओठों पर अपनी टंग घुमा के, कसम से आज की असली पार्टी तो अभी शुरू होगी। ये शौर्य मलिक के घर में गुलाब का फूल खिला हुआ है, इसे मसलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। रिमझम ओमेसेस लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। रिमझम के मुंह पर कुणाल का हाथ था, फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रही थी। कुणाल राहुल जो करना है जल्दी कर, शौर्य मलिक का पता है ना तुझे, उसका गुस्सा, उसके घर में है हम लोग, छोड़ेगा नहीं हमें वो, इसलिए जल्दी कर। राहुल चिलकर, कुछ नहीं करेगा वो, एक नौकर के लिए कोई अपनी पार्टी नहीं छोड़ता। वो वहाँ बिजी है, हम यहाँ बिजी हो जाते हैं, पर पहले इसकी खूबसूरती को मसलते हैं। मुझे पाने से ज़्यादा बर्बाद करने में मज़ा आता है। आसपास नज़र घुमा के, वहाँ पर नौकरों का कोटेज बना हुआ था, इसको वहाँ लेकर चल। कुणाल रिमझम का मुंह दबाए हुए ही उसको कमर से उठा लेता है। वही अनिश आके रिमझम के दोनों पैर पकड़ लेता है। अब रिमझम हवा में थी, उसको बहुत डर लग रहा था, बार बार मन में शौर्य का ख्याल आ रहा था, काश वो यहाँ आई ही ना होती। अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी कि क्यों वो उसे दुनिया से दूर रखती हैं, क्योंकि ये दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, स्वार्थी मतलबी इंसान है यहाँ सब, जो अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए किसी नौकर को भी नहीं छोड़ते, बस अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुणाल और अनिश रिमझम को एक रूम में फेंक देते हैं, जिससे रिमझम को चोट लग जाती है। रिमझम के हाथ के घुटने में चोट लगी थी और साथ ही फेंकने की वजह से कमर भी दर्द कर रही थी। रिमझम रोते हुए अपने हाथ में लगी चोट पर फूंक मारती है, उसे दर्द हो रहा था। राहुल उनके पीछे आके झटके से दरवाजा बंद करता है। रिमझम दरवाजे की आवाज़ सुन अपना सर उठा के ऊपर देखती हैं, तो तीनों उसके पास चल के आ रहे थे। रिमझम बैठे हुए ही पीछे जाने लगती हैं। अदिति सर, एसएस आप क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लगी है, मुझे कुसुम दीदी के पास जाना है। दर्द, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग, दर्द हो रहा है, मैं शौर्य सर से आपको शिकायत करूंगी। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। राहुल और कुणाल, ये क्या है? तूने बेचारी को ऐसे फेंक दिया, देख चोट लग गई ना उसे, ऐसे कोई करता है क्या? अकल नहीं है तुझे? देख कितना रो रही है वो। अदिति में जाओ ना, आप मुझे जाने देंगे ना? मैं शौर्य सर को अपना नाम नहीं बताऊंगी, सच्ची, मुझे जाने दीजिए सर। एसएस लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। राहुल अदिति के पास बैठ उसको देखते हुए, ऐसे कैसे, तुम्हें हमारी वजह से चोट लगी है ना, तो मुझे दवाई लगाने दो। अदिति ना में सर हिला देते हैं, देखो ऐसे नहीं करते, दिखाओ मुझे, कहाँ लगी तुम्हें? अदिति अपना हाथ आगे करती हैं तो राहुल पहले उस चोट को देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ वहाँ जोर से दांत पिसते हुए दबा देता है, जिसे अदिति छटपटाने लगती हैं। वो जमीन पर लेटी हुई खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर राहुल उसके हाथ में लगी चोट को जोर से दबा रहा था, जिसे अदिति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर उन तीनों को अदिति के चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तीनों तो बेशर्मों की तरह हंस रहे थे और अदिति दर्द में तड़प रही थी। अदिति, आरएसएस छोड़ो, आरएसएस कुसुम दीदी बचाओ, आरएसएस प्लीज छोड़ दो सर, मुझे दर्द हो रहा है। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। आरएसएस माँ एसएस छोड़ो, एसएस ना छोड़ो ना सर। एसएस लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। माँ एसएस लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। राहुल, अरे अब अपने शौर्य सर को नहीं बुलाओगी? बुलाओ उसे। अदिति के हाथ पर और जोर डालते हुए, देखो जो हम करना चाहते हैं उसे हमें करने दो, चुप रहोगी तो जिंदा रहोगी, समझ गई?
राहुल अदिति का हाथ झटके से छोड़ देता है, जिसे अदिति जल्दी से अपना हाथ पकड़ लेती हैं। अदिति अपने हाथ को देखती हैं जो अब कांप रहा था। अदिति सिसकते हुए उन तीनों को देखती हैं। राहुल उसको देखते हुए अपनी सिगरेट जलाता है, फिर उसके कश लेने लगता है, फिर वो अपने जलती हुई सिगरेट को देखता है, फिर अदिति को। राहुल जाओ जाके इसके हाथ पैर पकड़ो। अदिति राहुल की बात सुन डर के पीछे होने लगती हैं, पर कुणाल और अनिश उसको पकड़ लेते हैं। अदिति रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, जबकि वो जानती थी उन दोनों के आगे वो नहीं टिक सकती। अदिति मुझे जाने दो सर, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, जाने दो ना, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, मुझे जाने दो, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। राहुल अदिति के पास बैठ उसका पल्लू खींच के उसके सीने से हटा देता है, जिसे अदिति ब्लाउज में उनके सामने थी। अदिति नाम में सर हिला के राहुल को देख रही थी। तुम्हारी गलती ये है कि तुम खूबसूरत हो और मुझे खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए मैं उन्हें मिटा देता हूँ। राहुल अपनी जलती हुई सिगरेट अदिति के एक सीने पर रख देता है, जिसे अदिति की जोरदार चीख वहाँ गूंज उठती हैं। अदिति RSS, शौर्य सर SS, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। पार्टी में सॉन्ग चल रहे थे, इसलिए अदिति की आवाज़ यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई थी। बंगले के पीछे की तरफ कोई गार्ड नहीं था, नहीं कोई नौकर इस वक्त वहाँ था। सब पार्टी में काम कर रहे थे, इसलिए अदिति की चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अदिति RSS, शौर्य सर SS, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। पार्टी में सॉन्ग चल रहे थे, इसलिए अदिति की आवाज़ यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई थी। बंगले के पीछे की तरफ कोई गार्ड नहीं था, नहीं कोई नौकर इस वक्त वहाँ था। सब पार्टी में काम कर रहे थे, इसलिए अदिति की चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। यहाँ पार्टी में शौर्य अपने सीने पर हाथ रखता है। उसको बेचैनी हो रही थी, कुछ तो गलत है, पर क्या? उसके सामने खड़े उसके बिजनेस फ्रेंड उसके साथ बात कर रहे थे, पर शौर्य का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। शौर्य अपना सीना मलते हुए, ये क्या है, ये दर्द क्यों? सब कुछ तो ठीक है, फिर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरा कोई अपना दर्द में है, पर सब तो यही है। राज श्याम दोनों यही हैं, मन में कहता है, फिर नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाता है, पर उसको कुसुम के अलावा अदिति कहीं नहीं दिखती। ये लड़की कहाँ है? अभी तो यही थी, शायद अंदर गई हो। उफ, ये क्या है, इतना दर्द क्यों है? सामने वाले इंसान को रुकने का बोल राज की तरफ जाता है। राज क्या हुआ? अब तेरे चेहरे पर क्यों 12 बजे हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य सीने में दर्द हो रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देवान सर, कहीं आपको हॉट टेक तो नहीं आ रहा? मैं भी जब हॉट टेक आता है तभी सीने में दर्द होता है, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्माइल। राज, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, रुक कॉल करता हूँ। श्याम भैया, मैं आपके कपड़े लेकर आता हूँ और खाना भी लेकर जाते हैं। आपको हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आएगा, बेस्वाद होता है। स्माइल स्माइल। देवान सर, मैं आपका लैपटॉप लेकर आता हूँ और जो फाइल वर्क भी लेकर आऊँगा। आप कहाँ शांत रहने वाले हैं? स्माइल स्माइल। शौर्य, दांत पिसके, तुम लोग बस मुझे पहुँचा दो हॉस्पिटल, यही चाहते हो ना? मैं जाके हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाऊँ ताकि तुम लोग मज़े से रहो। राज, हमारे चाहने से क्या होता है, तू जाए तो माने। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। देवान, हाँ ना, आप जाने से रहे इसलिए सपने ही देख लेते हैं। फ्यू फ्यू। श्याम भैया, ये दोनों बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। फ्यू फ्यू। शौर्य, देवान को घूर के, कल मुझे मिश्रा के सारे पिछले रिकॉर्ड में डेस्क पर चाहिए, अगर एक भी मिस हुआ ना तो मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा, समझा? देवान, हाँ सर, मैंने क्या किया? ये तो राज सर बोल रहे थे, मैं बस उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। आपने सिर्फ मुझे क्यों सजा दी? ये तो नाइंसाफी है मेरे साथ। फ्यू फ्यू। राज, ये मुझे सजा नहीं देगा, मैं इसका जिगरी यार हूं ना। कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य, 2 दिन तू ओवरटाइम करेगा ऑफिस में, मतलब पूरी रात, समझ गया? शौर्य वहां से चला जाता है। राज है SSOA, तुझे मैं इंसान नहीं लगता क्या? मैं मशीन थोड़ी हूँ जो पूरी रात काम करूँ? मैं नहीं करूँगा, समझे? क्या रखा है मुझे? शौर्य को वापस आते देख, मैं जरूर करूँगा, आखिर तूने मुझे काम दिया है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो मना करूँगा, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मेरा दोस्त मुझसे कुछ कहे और मैं ना करूँ, ऐसा हुआ है कभी? मैं करूँगा। शौर्य हाँ में सर हिला के चला जाता है। उसको जाते देख राज गहरी सांस लेता है, बच गया। फ्यू। कोल्ड स्वेट स्माइल। देवान हंसते हुए, देखा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, हर गलती का हिसाब यही देना पड़ता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। राज, ओए माँ के भक्त, चुप रहना जरा। फ्यू। श्याम, आप दोनों हमेशा क्यों फंस जाते हो? कुछ सीखो मुझसे, मैं कितना समझदार हूँ, बस मेरी हाइट छोटी है, अकल आप दोनों से बड़ी है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। राज, हाँ, क्योंकि तू हमारे अकल का दुश्मन है, इसलिए हमारी अकल नहीं चलती।
चलो अब कुछ खाते हैं, भूख लगी है। ये पार्टी तो आज रात तक चलेगी, हम अपना पेट भर लेते हैं। शौर्य कुसुम के पास आके खड़ा हो जाता है, पर अब उसको कहे क्या यही सोच रहा था, क्योंकि सीधा वो अदिति के बारे में पूछ नहीं सकता था, वो उनका मालिक था, ऐसे मैंने उसका कुछ कहना गलत भी लग सकता था। कुसुम यस सर, आपको कुछ चाहिए? स्माइल स्माइल शौर्य को वही खड़े हुए देख। शौर्य हाँ अदिति चाहिए। कुसुम क्या एसएस सर आप क्या बोल रहे हैं, आपको अदिति क्यों चाहिए? फ्यू फ्यू उससे कोई गलती हुई है क्या? मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, उसको काम से मत निकालना, वो बच्ची हैं। फ्यू फ्यू। शौर्य बच्ची की अम्मा, चुप हो जाओ, मेरी पूरी बात सुनो, सबको मेरा दिमाग क्यों खराब करना होता है? अदिति कहाँ है? कुसुम यही थी सर, शायद अंदर चली गई होगी, उसको बाहर अनजान लोगों से डर लगता है इसलिए वापस अंदर चली गई है, मैं देख के आती हूँ उसे। फ्यू फ्यू। कुसुम को अजीब लगा शौर्य अदिति के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर शौर्य से सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। शौर्य नहीं मैं देखता हूँ। कुसुम आंखें बड़ी कर शौर्य को देखती हैं। क्या एसएस मुझे अंदर जाना है, काम है इसलिए कहा। जाओ जाके अपना काम करो। कुसुम हाँ में सर हिला के वहां से चली जाती हैं। आज हुआ क्या है, सबको इतने अजीब एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? मैं क्या आज अलग हूँ? रोज की तरह ही तो हूँ। खैर सब पागल हैं, पहले इस लड़की को देख लूं जिसके लिए ये दिल इतना बेचैन हो रहा है। शौर्य अंदर चला जाता है। वही यहाँ कॉटेज में राहुल जानवर की तरह अदिति को सिगरेट के चटके दिए जा रहा था। अदिति का रो रो के बुरा हाल था, उसके दोनों हाथ कुणाल और अनिश ने पकड़े थे जिसे वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुणाल ने उसका सीने पर हर जगह पर सिगरेट के जलने के निशान दे दिए थे। अदिति थकी हुई आवाज में, जाने दो मुझे, मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। आरएसएस माँ एसएस जाने दो मुझे, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग, मुझे दर्द हो रहा है। माँ एसएस। अदिति रोते हुए अपनी माँ को पुकार रही थी। उसके लिए ये सब बहुत दर्द भरा था जो उसकी मासूमियत को मार रहा था। जाने दो, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। शौर्य सर मुझे बचा लो, कोई है? एसएस आरएसएस दर्द हो रहा है। माँ एसएस लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। कुणाल बस कर राहुल, वो मर जाएगी, पहले ही नाजुक सी हैं, जल्दी से अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं ताकि किसी को हम पे शक ना हो। अदिति उनकी बातें सुन रही थी, वो काँप रही थी, अब उसको यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा यही मान लिया था उसने। हिम्मत कर उसने कुणाल का हाथ काट लिया, जिसे कुणाल ने उसका हाथ छोड़ दिया। अदिति ने अनिश को अपने दूसरे हाथ से धक्का दिया और बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर राहुल ने उसको कमर से पकड़ के हवा में उठा लिया। अदिति का पल्लू अभी भी जमीन पर था, वो आधी साड़ी में ब्लाउज में थी। राहुल इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा हमें मजे तो करने दो। अदिति खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, जाने दो आरएसएस, छोड़ो मुझे, तुम गंदे हो, जाने दो। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अदिति को नीचे रख उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। अदिति उसके टांगों के बीच अपने पैर से वार करती है, जिसे राहुल उसको छोड़ देता है और अपने दोनों टांगों के बीच हाथ रख नीचे बैठ कर आहने लगता है। अदिति बाहर की तरफ भागती हैं, दरवाजा खोल बाहर चली जाती हैं। वही कुणाल और अनिश राहुल के पास आते। राहुल जाओ पकड़ो उसको। इसके पहले वो शौर्य के पास पहुंचे, पकड़ो उसको। पाउटिंग पाउटिंग कुणाल और अनिश बाहर अदिति के पीछे भागते हैं। अदिति उनसे आगे भाग रही थी, उसका पल्लू नीचे जमीन पर उसके पीछे आ रहा था। कुणाल ने झुक के उसका पल्लू पकड़ लिया और खिंच लिया, जिसे अदिति गोल गोल घूमते हुए नीचे गिर पड़ी, पर अदिति ने खुद को संभाला और खड़ी होकर दोबारा भागने लगी। अदिति रात हुए भाग रही थी, वही कुणाल उस साड़ी को वही फेंक अनिश के साथ उसके पीछे भागा। शौर्य दोबारा बाहर आता है, उसको अदिति अंदर कहीं नहीं मिली, उसने सब जगह देख लिया पर अदिति कहीं नहीं थी। शौर्य का दिल बेचैनी में जोर से धड़क रहा था। शौर्य कहाँ हो तुम? अदिति मुझे मिल क्यों नहीं रही? कहाँ हो, सामने आओ, आई वॉन्ट टू सी यू डैम इट। कहाँ हो एसएस? पाउटिंग पाउटिंग। मन में उसे अब गुस्सा आ रहा था। वही अदिति अब पार्टी तक पहुंच गई थी। अदिति ने एक नज़र पूरी पार्टी पर मारी, उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो इंसान उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था, बस कुछ कदमों की दूरी पर। अदिति बिना किसी लोगों की परवाह किए शौर्य की तरफ दौड़ लगा दी। उसको कैसे भी करके शौर्य के पास जाना था, जो उसको बचा सकता था, जिस पर अदिति को भरोसा था, जो उसकी मां की तरह था। अदिति लोगों के बीच पेटीकोट और ब्लाउज में भागते हुए शौर्य के पास जा रही थी। वही राज जो कुछ दूरी पर खाना खा रहा था, उसकी नज़र अदिति पर पड़ी, उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर गई। वो बड़ी आंखें कर सामने देख रहा था। शाम और देवान राज के ऐसा करने से उसको कंफ्यूज होके देख रहे थे। अदिति को आधी नंगी हालत में भागते देख सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अदिति किसी की परवाह नहीं करती, वो जाके सीधा शौर्य के पीठ से लग जाती हैं, उसको पीछे से अपने बाहों में भर लेती हैं। वही शौर्य जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक किसी के गले लगने से 2 कदम आगे हो जाता है, पर जब उसको एहसास होता है ये अदिति है तो उसके होठों पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो अदिति के हाथ पर अपना हाथ रख देता है।
शौर्य कहा थी, कब से ढूंढ रहा हूँ और ऐसे क्यों गले लगी अदिति। अदिति के रोने की आवाज़ सुन शौर्य की बोहें आपस में सिकुड़ जाती हैं। वो कस के अदिति का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अदिति, मुझे बचा लीजिए सर, एसएस वो लोग मुझे दर्द दे रहे हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है यहाँ, मुझे बचा लो ना, वो लोग बहुत गंदे हैं। शौर्य अदिति के हाथ को अलग करता है और उसकी तरफ पलटने पर शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। शौर्य बिना देरी के दोबारा अदिति को अपने सीने से लगा देता है और जल्दी से अपना कोट उतार उसको उड़ा देता है। अदिति उसको कस के पकड़े हुए थी, उसका रोना और बढ़ गया था, जैसे अब वो किसी महफूज जगह पर थी। अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो शौर्य के पास थी। शौर्य भी उसको कस के पकड़े हुए था, जैसे उसने अदिति को छोड़ा तो वो उसे खो देगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।